अस्सलाम वालेकुम। पिछली एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का जो डेट कंपोजिशन है वो इतने मज़े का है कि अगर हम उसको रीस्ट्रक्चर करवाने चल पड़े तो वो आसानी से रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। ख़्याल था हमारा, हमने अपनी एक छोटा सा एनालिसिस करके बताया था कि वो ऐसा पॉसिबिलिटी है। कंपोजिशन ये था कि हमने कहा था कि जो हमारा जो 70% है वो बायलैटरल है, हमारा जो 23% है वो मल्टीलैटरल है और 7% हमारा कमर्शियल लोन्स का है। अच्छा, अगर इसको हम एक और रुख से देखें तो वो ऐसा है कि अगर हम इसको डेट रीस्ट्रक्चर करवाते हैं तो उससे हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि जो हमारा जो 70% डेट है वो तो ऑलरेडी जो है ना वो रोल ओवर हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पिछले 3-4 से रोल ओवर हो रहा है। अगर हम डेट रीस्ट्रक्चर करवा दें तो हमें एक्चुअल फ़ायदा वो होगा, वो जो ऊपर वाला 30% है। ये तो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, वो सारा डेट रिस्ट्रक्चर करवाने वाला एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन इस सारे डेट कंपोजिशन को एक और अगर हम सूरत हाल से एक तीसरा एंगल वो ये भी है कि हमारा जो 7% जो डेट है कमर्शियल जो है जो कमर्शियल डेट है जो कमर्शियल लोन है, ये बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू आया हुआ है। बाकी जो हमारा 70% या जो हमारा 23% लोन है ये हमारा आया हुआ है बायलैटरल या मल्टीलैटरल इदारों से, या बायलैटरल आया हुआ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुआ पड़ा है। तो इसकी एक इम्प्लीकेशन ये निकल सकती है, नॉट नेसेसरली ये निकल सकती है कि ये वाला जो डेट है, ये जो बायलैटरल है, जो मल्टीलैटरल है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हमें नहीं मिला, बल्कि हमें हो सकता है किसी जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से मिला हो सकता है हमें कोई सिर्फ हेल्प की वजह से मिला हो। यानी कि जो हमारा जो आखिरी ऊपर वाला जो 7% है जो कमर्शियल लोन्स है वो हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर हमने लिया है। यानी कि एक और इसकी इम्प्लीकेशन ये मिल सकती है कि हमारी जो टोटल इकॉनमी जो है वो 7% जो है वो ओपन है और 93% ये एक प्रोटेक्टेड इकॉनमी है, यहाँ पे इनफ्लो नहीं है। एक 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 मतलब एक एक ख्याल है, मतलब एक इसको हम एक इम्प्लीकेशन हम समझ सकते हैं। अच्छा, सारे किस्से का करने का मतलब क्या है? सारे किस्से का करने का मतलब ये है कि हमें ये समझ आती है कि जैसे कि हम लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद जब हम थोड़ा सा टाइम गुजार देते हैं तो हमारी इकॉनमी पहले से प्रोटेक्टेड होती चली जा रही है। प्रोटेक्शन एक जो प्रोटेक्टेड इकॉनमी होती है उसमें जो इंडस्ट्री है वो पनपती नहीं है। वो पनपती इसलिए नहीं है कि उसे चूँकि बाहर से उसे कंपटीशन नहीं मिल रहा होता। जब कंपटीशन नहीं मिलता है तो वो कॉम्पिटिटिवनेस उसमें नहीं आती है, वो इनोवेटिव नहीं होती है, वो सस्ती चीज़ पैदा नहीं करती है, वो अच्छी चीज़ पैदा नहीं करती है। तो अल्टीमेटली उसकी चीज़ की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि वो दुनिया को बेच नहीं सकती और अल्टीमेटली वो उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस कम होना शुरू हो जाता है। ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि अगर हम डेट रिस्ट्रक्चर कराते हैं तो हमें ये फ़ायदा ये नुकसान है, और साथ हमने कंक्लूड करते हुए ये कहा था कि हमें शायद बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान फील नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कितने क्राइसिस में गुजर रहे हैं और एक ऑलरेडी हमारा इतना माहौल बन चुका है कि हम डेट रिस्ट्रक्चर कराते हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ हमने ये भी कहा था कि लेकिन ये फिर डेट रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है, और हमने ये कुछ समझने की कोशिश की थी कि शायद इसलिए नहीं होता है डेट रिस्ट्रक्चर के जो जो स्टेटस को है। ये जो स्टेटस को है, स्टेटस को का मतलब ये है कि हम हर दफ़ा लोन लेते हैं लोन वापस करने के लिए और अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उस सारे स्टेटस को का कोई ना कोई बेनिफिशरी होगा। अब आज ये देखना है कि इस सारे सिस्टम का, इस सारे स्टेटस को का बेनिफिशरी कौन हो सकता है। तो एक तो होती है अंदाज़ों वाली बात कि मैं मतलब किसी यूट्यूबर की तरह या किसी एक गैर संजीदा जो तज्ज़िया निगार होता है उसकी तरह मैं नारे मारना शुरू कर दूं कि यार कि फ़लाना बंदा हो सकता है, फ़लाना बंदा हो सकता है, फ़लाना बंदा हो सकता है। हम बिल्कुल बेसिक किताब या और एक साइंटिफिक रिसर्च से मदद लेते हैं। मतलब मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये इंतहाई दकियानूसी कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ये बात कहें कि यार कि जो किताबों में जो है वो जो इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान है वो किताबों की बेस के ऊपर नहीं चलती है या वो रिसर्च के ऊपर बेस के ऊपर नहीं चलती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ पे लिखी हुई है कि इकॉनमी ऐसे चलती है वो आप पढ़ते नहीं, और जो आप पढ़ते हैं वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान कैसे चलेगी। वापस आते हैं अपने आर्गूमेंट की तरफ। तीन बड़े प्रोग्राम हैं, बल्कि यूं करते हैं, इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं कि एक पेपर है अदील मलिक का और डंकन का, बड़ा मज़ेदार पेपर है। मतलब रिसेंटली उन्होंने 2022 में वो किया है। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी को एनालाइज किया है कि ओवर द पिछले 2-3 डेकेड में हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो कैसे डेवलप हुई है। ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये है कि जो आपकी इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है
उसको हिट करने वाले या उसको अफेक्ट करने वाले या उसको डिटरमिन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट कैसे मूव हुए हैं। 3 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आप कह लें, टैरिफ हो सकते हैं, सब्सिडीज़ हो सकती हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सकता है, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हो सकती हैं और नॉन टैरिफ मैयर हो सकते हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। उन्होंने बेसिकली ये किया ये है कि उन्होंने ये जो उसका मैं पहले आपको थोड़ा सा एक वो दे दूँ, एक खुलासा बयान कर दूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने पिछले 20-30 साल का डेटा उठाया। डेटा उठाने के बाद उन्होंने जो चीज़ मज़ेदार मैयर की, उन्होंने वो ये कहा कि यार कि जो 2008 में जिस वक्त ये हमने IMF का प्रोग्राम किया था, यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि IMF का प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा था कि 2008 में हमारे नॉन टैरिफ मैयर्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए। नॉन टैरिफ मैयर से मुराद ये है, एक तो होते हैं टैरिफ। टैरिफ जो होते हैं कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगा देते हैं इंपोर्ट के ऊपर कि जी इतनी आप इंपोर्ट्स के ऊपर कि आप 20% टैक्स देंगे, अगर आप जो चीज़ 30% टैक्स देंगे, 100 आप गाड़ी लेंगे, बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो आप 100% टैक्स देंगे या 150% टैक्स देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाँ से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो लाख रुपए की गाड़ी आपको मिलती है, 100% टैक्स तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। टैरिफ बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह हमारे यहाँ डोमेस्टिक उसमें एक डायरेक्ट टैक्स वर्क कर रहा होता है। एक होते हैं नॉन टैरिफ मैयर। नॉन टैरिफ मैयर ये होते हैं कि जो टैरिफ की शक्ल में नहीं होते बल्कि और बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन की शक्ल में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको टेक्निकल कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप कोई मिसाल के तौर पे ये कैमरा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आप उसके ऊपर ये लगा सकते हैं कि हम वो वाला कैमरा लेंगे जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी होगी या वो इको फ्रेंडली होगा या उसका लेंस इतना होगा या फलाना होगा। बेसिकली आप ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप जितनी ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए कि उसके ऊपर जितनी ज़्यादा आप वो मैयर्स लगाते चले जाएंगे तो वो क्या हो रहा है कि आप अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करते चले जा रहे हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि चीज़ें कम से कम इंपोर्ट होंगी, क्योंकि वो जिसके ऊपर वो जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट आप चाह रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ है तो उस वहाँ से आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो एक स्पेसिफिक लेंस की कोई चीज़ है, अगर वो वहाँ उसके ऊपर वो लेंस वाला नहीं है तो वो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा जो हम अगर डॉलेंस का कोई अगर वो ये एसी जो है अगर हम इसी को इंपोर्ट करते हैं तो आप कहते हैं कि यार कि ये ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपका इको फ्रेंडली हो, बिजली बचाता हो, उसके ऊपर ये फलाना लाइसेंस उसके ऊपर मिला हुआ हो, ये फलानी लेबॉर्ट्री से पास होके आए हो एंड ब्ला 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 ब्ला। और अगर हम कोई फूड की चीज़ मंगाते हैं तो फूड की चीज़ के लिए भी हम ऐसे ही कहेंगे जी फलानी लेबॉर्ट्री फलाना लाइसेंस। तो ये नॉन टैरिफ मैयर्स हैं। इससे बेसिकली जो आर्गूमेंट देता है लगाने वाला वो ये देता है कि इससे ये होगा कि एक तो इंपोर्ट्स थोड़ी सी कम होंगी और दूसरा ये है कि हमें हमारी म्यार के मुताबिक हमारी जो हमारा अच्छा वाला म्यार है उस म्यार के मुताबिक वो होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये हो रहा होता है कि आप जितनी चीज़ें कम इंपोर्ट होंगी, जितनी चीज़ें कम आएंगी, जितनी मार्केट कम आप एक्सपोज करेंगे, जितनी मार्केट कम होगी तो वो आपका जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसके लिए आप कंपटीशन पहले से कम कर देंगे। जब वो कंपटीशन कम होगा तो अब नेचुरली वो ये होगा कि जो कि उसके मुकाबले में जो लोकल बनाने वाला है उसके मुकाबले में आप पहले से कम बनाएंगे। वो उसके मुकाबले में चूँकि फॉरेनर कंपटीटर आ नहीं रहा है, लोकल वाला क्या करेगा कि वो पहले से अगर महंगा भी बना रहा है तो मज़ीद महंगा करके बेच देगा। अगर वो ख़राब चीज़ बना रहा है, इंटरनेशनल क्वालिटी के मुताबिक नहीं बना रहा है तो वो भी चीज़ उसकी मार्केट में बिक रही होगी। यानी कि जैसे कहते आप एक फॉरेनर कंपटीटर को निकाल रहे होते हैं तो आपकी जो लोकल जो इंडस्ट्री होती है वो लोकल इंडस्ट्री बेसिकली वो पैसे वो ज़्यादा बना रहा होता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 में जब ये हुआ तो आपकी जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो सब कैटेगरीज हैं उसमें जो 10% ऑफ द कमोडिटीज़ थे वो इस नॉन टैरिफ मेजर्स के अंडर आते थे। अब 2013 का प्रोग्राम आया। 2013 का प्रोग्राम में हमें जो MEFP मिला, वो जो हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि जी MEFP जब IMF का प्रोग्राम आता है तो वो हमें एक डॉक्यूमेंट देता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपकी इकॉनमी में ये इकदाम किए गए हैं पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों में, इसकी वजह से आपकी ये वाली इकॉनमी ख़राब है। अब आने वाले दिनों में आपने ये वाले इकदाम करने हैं जिससे आपकी इकॉनमी ठीक होगी। 2013 वाले MEFP में एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे लिखी हुई थी कि आपकी चूंकि ट्रेड वाला सेक्टर ठीक नहीं है तो आपने ट्रेड वाले सेक्टर को लिबरलाइज करना है, ट्रेड सेक्टर को आपने लिबरलाइज करना है, आपने टैरिफ पॉलिसी, आपने ट्रेड पॉलिसी ऐसी लेके आनी है कि जिससे आपकी ट्रेड बढ़े और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। क्योंकि हमने
ये हम तय कर चुके हैं पिछले 2-4 एपिसोड्स में कि हमारे रिजर्व्स उसी वक्त बढ़ेंगे जिस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये हमें एक मिला। हमने क्या किया कि हमने अगस्त के बाद 2013 के अगस्त के बाद हमने एंटी-एम्स लगाने शुरू किए, हमने नॉन टैरिफ मेजर्स लगाने शुरू किए। 2013 और 2014 इन 2 सालों के अंदर अंदर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो सब कैटेगरीज थी उसके ऊपर हम तकरीबन 80% वो जो सब कैटेगरीज थी वो नॉन टैरिफ मेजर्स के ऊपर आ गई। यानी कि पूरी, अगर हमने मिसाल के तौर पे अगर पूरे जितना भी हमारा ईरा है पिछले 50-60 साल का, अगर उसमें हमने 40 मेजर लगाए हुए हैं तो 20 से 25 तो हमने सिर्फ इन 2 सालों में लगा दिए। ये तो एक बात हो गई। जब 2018 में हम आते हैं, जब हमें नया प्रोग्राम मिलता है ये वाला, तो उसमें ये एंटी-एम्स कम नहीं किए गए। तो जो खूबसूरत बात ये है उस पेपर की, अदील मलिक की और डंकन के पेपर की, तो उसने ये चीज़ ये हमें ये बात समझाई है। उसने पूरी तहकीक करके उसने बताया है कि यार ये डेटा मैंने ऐसे कलेक्ट किया है, ये मैंने इन फर्म्स का डेटा कलेक्ट किया, और वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जितनी पॉलिटिकल फैमिलीज थी, जो पॉलिटिकल फैमिलीज अच्छा बिजनेस ओन करती थी या जो बिजनेस पॉलिटिकल फैमिली के साथ कनेक्टेड था, ये सारे एंटी-एम्स उनके ऊपर लगे। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिससे कहते आप 2013 के बाद अगर आप ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं तो आप उन वाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर या उन वाली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको आपने कंपटीशन नहीं दिया है। जब आपने उनको कंपटीशन नहीं दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उनके लिए मैदान खुला छोड़ दिया है कि वो जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा कमाएं। तो अब यहाँ पे 2 बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि आपने टैरिफ कम किया इसलिए कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो, क्योंकि एक बड़ा पुराना मकूला है और बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस की किताबों में लिखा होता है कि जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स होता है वो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स होता है। यानी कि अगर आपकी इंपोर्ट कम होगी तो अगर कोई हमारे लिए बनाएगा तो हम भी किसी के लिए बनाएंगे, अगर हम किसी के लिए बनाएंगे तो कोई हमारे लिए भी बनाएगा, अगर हम ही किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे। मतलब ये फिर एक अलग बहस है, वो सारी वो बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2008 वाला IMF के प्रोग्राम के बाद ये एंटी-एम्स बढ़ने शुरू हुए। 2013 जिसके बारे में हमारा दावा है कि हमने ये वो वाला प्रोग्राम है जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, और हमने ये कहा था बड़े दावे से, बड़े रोब से कि जी हमने अब कशकोल तोड़ दिया है, क्योंकि हमने एक बड़ा सक्सेसफुली प्रोग्राम कंप्लीट किया है। लेकिन उस सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद हमें जो समझ आती है वो उस पेपर की जो फाइंडिंग है वो ये है कि हमने ट्रेड पॉलिसी को मज़ीद कम्प्लेक्स किया है। और ये साइंस कहती है, इकोनॉमिक्स की साइंस, के आपने अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, अगर आपने अपनी ट्रेड को ग्रो कराना है, अगर आपने अपने रिजर्व्स कराने हैं, इंक्रीज़ कराने हैं, तो जितनी आपकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होगी, जितनी आपकी ट्रेड पॉलिसी आसान होगी, उतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे। उसकी बड़ी सामने की वजह है कि मतलब कि अगर आपको, मुझे ये डर होगा, अगर ये मुझे ये पता होगा कि यार कि अगर मैं आज कोई चीज़ प्रोड्यूस करता हूँ और वो अगर इंपोर्ट की जाती है जो चीज़, अगर वो चीज़ अगर यहाँ पे आ जाती है और वो इस चीज़ से अच्छी और सस्ती है, तो मैं मार्केट से एवेपोरेट हो जाऊँगा। मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं इसके मुकाबले में मैं अगर उसके ऊपर एक बैन लगा देता हूँ, या मैं उसके ऊपर मैं अगर कोई ऐसा मैयर, कोई ऐसा बैरियर लगा देता हूँ कि वो मेरी मार्केट में इंटर नहीं हो सकती है, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से चीज़ प्रोड्यूस करूँगा, जो मैं अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करूँगा, और वो फिर मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा। अपनी मर्जी से बेचूंगा का मतलब यह है कि अपनी कीमत पे बेचूंगा। गाड़ियों की मिसाल हमारे सामने है कि मतलब हम रोज़ चीखते चलाते हैं कि जो गाड़ी इंडिया में इतने की बिकती है वो पाकिस्तान में कितने की बिकती है, जिस क्वालिटी की बिकती है उस क्वालिटी की हमारे पास तो है ही नहीं ना। तो ये पिछले 10, 12, 15 साल के वो जो एंटी-एम्स हैं, ये वो वाली चीज़ें हैं कि जिन्होंने हमें एक अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने नहीं दिया, और हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसने हम ही से पैसा कमाया है। ये सिर्फ गाड़ियों की एक मिसाल दी है, इसकी आपको 1000 मिसालें और मिल जाएंगी। मतलब आप किसी भी चीज़ को उठा के देंगे जो पाकिस्तान में बन रही होती है, वो पाकिस्तान से बाहर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो बिकने के काबिल नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं खुद दुकानदारों का बच्चा हूँ, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि यार कि देखो, हमारे वालिद सब बताया करते होते थे कि यार कि सिर्फ जो है ना, जो चीज़ बिकती होती है वो एक्सपोर्ट्स बेसिकली हमारी दुकान की चीज़ है। हमारे पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को एक दुकान मान लें तो एक्सपोर्ट हमारी दुकान की चीज़ है।
तो वो उसी वक़्त बिकेगी जिस वक़्त वो इनोवेटिव होगी, वो मार्केट के साथ मिलके बिके, वो मार्केट के साथ वो कंपैटिबल होगी, वो प्राइस में कम होगी, हमारे दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे और हमारी पैकिंग एक अच्छी होगी। ये एक सीधा-सीधा दुकानदारी का असूल है कि अगर हम अच्छी चीज़ बेच रहे होंगे और हम अच्छी चीज़ बेच रहे होंगे, सस्ते दामों बेच रहे होंगे, तो अच्छे ताल्लुकात रखते होंगे तो हमारी चीज़ बिकेगी। तो वो चूंकि हमने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया है हमारी इकोनॉमी को, कि हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो इस लो क्वालिटी चीज़ को हाई कीमत पे बेच के ज़्यादा पैसे कमा रहा है। किस्सा ये है सारे का, जो सारी तफसील सुनाई है उसका उसका मतलब ये बनता है कि इस जो स्टेटस को चल रहा है, ये जो स्टेटस को इस वक्त चल रहा है, स्टेटस को चलने का मतलब ये है कि हम इसी तरह से पैसे लेते जाएं, इसी तरीके से जिस मेथोडोलॉजी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसी मेथोडोलॉजी से प्रोड्यूस करते चले जाएं, हम अपने आप को रिफॉर्म ना करें। देखिए 3 ही ऑप्शन है ना, या ऑप्शन ये है कि डिफ़ॉल्ट कर जाएं, दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने आप को रिफॉर्म करें, ठीक करें। हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि यार ये ऐसे चलने वाला कंट्री नहीं है, अब हमने अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, अपनी इस्लाहात करनी है। इस्लाहात का मतलब क्या है? इस्लाहात का मतलब है कि अपनी इस्लाह करनी है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमने उसको ठीक करना है। या रीस्ट्रक्चर करने का मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमने स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाना है। तो एक ऑप्शन यह है कि डिफॉल्ट कर जाएं, दूसरा ऑप्शन यह है कि रीस्ट्रक्चर करें, चीज़ों को ठीक करें, इस्लाहात करें, और तीसरा ऑप्शन यह है कि हम स्टेटस को में चलते चले जाएं। ये जो स्टेटस को में चलना है इसका एक बेनिफिट पॉलिटिशियंस को मिलता है। वो शायद वो इसलिए मिलता है कि ये ऑब्वियस है, वो इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं, वो इसीलिए मतलब वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो अब अगर आपने डिफॉल्ट नहीं करना, मतलब अगर आपने या तो इसी स्टेटस को में इसी तरह से चलते रहेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है ना। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म हो रही है, हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है। ये हम पिछली बहुत सारी एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ों का हमने खुलासा आपको बताया हुआ है, चीज़ें हमने करके बताई हुई हैं कि यार कि देखो कि आपकी जो यूथ है वो बेरोज़गार हो गई है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस ख़त्म हो गया है, आपका जो क्राउडिंग आउट बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी गलत हो गई है, आपका एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही हैं, रेमिटेंसेस ड्राई अप हो गई हैं, एफडीआई आ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ये एक स्टेटस को है। ये अगर इसी तरह से चलता रहता है तो उसकी कोई बेनिफिशरी है। अगर ये बेनिफिट ही उठाते रहते हैं और हम ना डिफ़ॉल्ट करते हैं ना रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो फिर ये वही वाला हाल है कि मतलब वो जिस तरह हमारे उज़ैर भाई कहा करते होते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह ना बहादुर शाह ज़फ़र बैठे हुए हैं और वो कहते हैं जी कि मैं खुद शहनशाह हूँ, लेकिन वजीफ़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले रहे होते हैं। तो ये फिर वही है, तो ये एक बड़ा कोलैप्स होगा और हमारी बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो जो मतलब इस सारे चक्कर में अगर पाकिस्तान को सीधा करना है या पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना है, तो जिसकी जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स को अपना दिल बड़ा करना है और रीस्ट्रक्चर करना है। स्टेक होल्डर्स 3 ही है मेरे नज़दीक, एक पॉलिटिशियंस है, एक मिलिट्री है और तीसरे बिजनेसमैन है। और पर्टिकुलरली वो बिजनेसमैन जो कि पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है। ये 3 बड़े लोग हैं, इन्होंने ही बेसिकली करना है। बाकी ये मेरे और आपके तज्जिए से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बात अगर मुझे पता है तो ये उन सबको भी पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये मिनिस्टर्स को भी पता है, ये वज़ीर आज़म को भी पता है, ये मिलिट्री पर्सनल को भी पता है, ये बिजनेसमैनों को भी पता है, ये सबको पता है। तो उन्होंने अपने आपको ज़रा सा दिल बड़ा करके ये बताने की कोशिश करनी है कि हाँ कम अप कि ये पाकिस्तान अगर सीधा करना है, अगर इस इकॉनमी को सीधा करना है तो ये तरीक़ाकार है। तो बहुत सारे कंट्रीज़, हमने पिछली एपिसोड्स में बहुत सारी मिसालें दी कि बहुत सारे कंट्रीज़ इन रीस्ट्रक्चरिंग से, इन इस्लाहात से, इन रिफॉर्म से ठीक हुए हैं। तो बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, बड़ी उम्मीद है कि हम भी ठीक हो सकते हैं। सिर्फ जिस स्टेटस को में चल रहे हैं इस स्टेटस को में ठीक नहीं होते हैं, इससे ठीक नहीं होते हैं। हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। अगर हमें फिर मौका लगा इस टॉपिक को दोबारा छेड़ने का तो हम ये स्टेप बाय स्टेप ये सीखने की कोशिश कर सकते हैं कि किस किस सेक्टर में क्या क्या हो सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।